Hello friends, I am Ashish Sharma and I again welcome you to my YouTube channel Ashish Sharma Physics पाठशाला। हम पढ़ रहे थे गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। आज हम गाउस के नियम का फोर्थ एप्लीकेशन पढ़ेंगे। समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दैट मीन्स वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक गोला है और कैसा गोला है ये? खोखला गोला है जिसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। अब हमने इस गोले को प्लस क्यू आवेश दिया। कितना आवेश दिया? प्लस क्यू। ये आवेश इसके आउटर सरफेस पर जो इसकी बाह्य सतह है उस पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। मान लीजिए यदि कैपिटल आर त्रिज्या वाले गोलीय कोश को क्यू आवेश दिया जाए दिया गया हो तो क्या होगा आपके पास में? इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, भाई इसकी पूरी सरफेस पे वितरित हो रहा है, पृष्ठ पे वितरित हो रहा है, तो हम क्या लेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा निम्न अनुसार होगा। अब बताइए क्या होगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, जितना आवेश दिया है वो, और अपॉन इसका क्षेत्रफल। यही तो पढ़ा था हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व में। अब जो क्षेत्रफल S है, ये गोला है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास? 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास पृष्ठीय आवेश घनत्व आ गया। यहां से आप Q की वैल्यू भी लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 4 पाई आर। अब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। अब देखिए इसमें कितनी स्थिति हो सकती हैं, हम कितने बिंदु ले सकते हैं। देखिए ये गोला है हमारे पास, हो सकता है दिया गया पॉइंट इस गोले से बाहर हो सकता है दिया गया पॉइंट इस गोले के अंदर हो, और तीसरा हो सकता है दिया गया पॉइंट इसकी सतह पर हो। ये तीन स्थितियां संभव है भाई, बाहर, सतह पर और अंदर। अब हम तीनों स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो हम बात करते हैं फर्स्ट बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित हो। यदि बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, इसका मतलब सेंटर से जो डिस्टेंस है पॉइंट P की वो अधिक होगी किससे? गोले की रेडियस से। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब तक आपको ज्ञात करनी भी आ चुकी होगी। इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियस 3 वीडियो देखिए जिसमें हम गाउस के नियम के 3 अनुप्रयोग कर चुके हैं। वही फिक्स पैटर्न इसमें भी फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है? यदि किसी पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जो कोश के कहां है? बाहर, तो हमें गाउसीय पृष्ठ बनाना होगा। लेट्स सपोज कोई पॉइंट P है, कहां? यहां। ये कोई पॉइंट क्या है आपके पास? P, जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। इस पॉइंट P की इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल r। तो पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? एक गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे। अब यहां आपको ध्यान क्या रखना है कि जो गाउसियन पृष्ठ मानेंगे, अभी तक जो हम गाउसियन पृष्ठ मानते आ रहे थे वो कैसा था? बेलनाकार। आपको बताया भी था कि फर्स्ट 3 एप्लीकेशन में बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ और लास्ट वाले 3 में गोलाकार गाउसीय पृष्ठ। तो हम क्या करेंगे? एक ऐसे गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं
ये हमने कैसे गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना करी है, जिसकी सतह पर क्या है, पॉइंट P। ये पॉइंट P है इसकी सतह पर। अब सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखेंगे, उसके बाद उसका परिमाण ज्ञात करेंगे। तो यहां अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, हमने एक अल्पांश मान लिया, ये अल्पांश क्या है हमारे पास, ds। इस ds की जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ ऐसे, और ये जो आपके पास चार्ज है यहां डिस्ट्रीब्यूट है इस सेंटर पॉइंट O से इस पॉइंट P की, यहां किसी भी पॉइंट के ऊपर देखिए आप, सेम डिस्टेंस है भाई, इस पॉइंट P की ये इसकी रेडियस के ऊपर है, तो डिस्टेंस क्या है, सेम। तो यहां जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा वो एक समान होगा, और दिशा भी किधर होगी, त्रिज्यीय इसी डायरेक्शन में होगी, ई वेक्टर। तो ये आपको याद रखना है, जब भी आप किसी गोलीय कोष के कारण, चालक गोले के कारण या अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात करेंगे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और क्षेत्रफल जो अल्पांश आप मानेंगे, उन दोनों की दिशा एक समान होती है। तो देखिए चित्रानुसार हम लिख लेंगे इसके बारे में। चित्रानुसार कैपिटल R त्रिज्या वाले गोलीय कोष को दिया गया आवेश उसकी संपूर्ण बाह्य सतह पर एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, इस गोलीय कोष के कारण इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोष से बाहर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए जो हमें दिया गया है वो हमने लिख लिया है, जो हमें कैलकुलेट करना है वो भी हमने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए केंद्र O से बिंदु P की दूरी स्मॉल r को त्रिज्या मानकर एक ऐसे गोलाकार गाउसियन पृष्ठ गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। कैसा गोलाकार गाउसियन पृष्ठ मानना है, जिसकी सतह पर बिंदु P स्थित है। ये जो हमें ज्ञात करना है वो हमने लिख दिया है।
अब देखिए हम क्या करेंगे, यदि डीएस सदिश एक क्षेत्रफल अल्पांश हो तो बिंदु P पर E सदिश एवं डीएस सदिश एक ही दिशा, और वो दिशा कौन सी है, त्रिज्यीय। भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास वो भी ऐसे त्रिज्यीय रहेगा, और जो ये आपके पास आपने अल्पांश क्षेत्रफल माना है वो भी त्रिज्यीय है। तो इन दोनों की एक ही डायरेक्शन होगी, एक ही दिशा, कौन सी, त्रिज्यीय। एक ही दिशा होती, तो ये तो आपके पास क्या आ गया, दिशा। अभी हमें क्या करना है, परिमाण का निर्धारण करना है। तो देखिए परिमाण का निर्धारण कैसे करेंगे अब हम, फिक्स पैटर्न है हमारे पास। सबसे पहले फ्लेक्स की परिभाषा, फिर गाउस का नियम, और दोनों इक्वेशन को क्या करना है, हमें इक्वल करना है। तो यदि अल्पांश क्षेत्रफल सदिश डीएस सदिश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना है, डीएस है, तो यहां क्या मानेंगे हम, डी फाई ई हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लक्स की परिभाषा लगाएंगे। फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है कि डी फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट डीएस। ये तो हमने क्या माना है, अल्पांश के कारण। अब हमें तो क्या चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध चाहिए। अतः संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स क्या करेंगे, जब भी डी फाई से फाई निकालना हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, फाई ई, और इधर क्या आ जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ एस, बंद पृष्ठ का समाकलन, एंड ई डॉट डीएस। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो फाई ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एस ई डी एस कोस थीटा, जहां थीटा क्या है, ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच का कोण है। अब देखिए अभी अभी हमने पढ़ा है कि डीएस सदिश अगर क्षेत्रफल अल्पांश हो तो पॉइंट पी पर ई वेक्टर और डीएस वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो एक ही डायरेक्शन में, दैट मीन्स ई वेक्टर इज पैरेलल टू डीएस वेक्टर। इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री आ गया तो फाई ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एस एंड ई डी एस कोस 0। यहां से फाई का मान कितना आ गया आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ एस ई डॉट डी एस कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, फाई ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एस ई डी एस एंड कॉस 0 की वैल्यू 1। अब देखिए इस गाउसियन पृष्ठ की अगर हम बात करें तो ये गाउसियन पृष्ठ इस गोले के केंद्र से इक्वल डिस्टेंस पर है, एक समान दूरी पर है। इसलिए यहां पे क्या होगा, जो ये विद्युत क्षेत्र है इसका परिमाण क्या होगा, नियत होगा। तो गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर
ई क्या है, नियत कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। फाइव इज इक्वल्स टू ई इंटीग्रेशन ऑफ एस और डी एस। इसमें हमें क्या करना है, ये ds हमने एक अल्पांश माना था यहां गाउसियन पृष्ठ पर, और अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। मींस जितना भी गाउसियन पृष्ठ आ रहा है, ये गाउसियन पृष्ठ जो गोलाकार गाउसियन पृष्ठ हमने माना है, इसका हमें क्या लिखना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसकी रेडियस कितनी है, ये r, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ s ds इज इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर। तो 5e की वैल्यू आ गई आपके पास e इंटू 4 पाई r स्क्वायर। लेट्स सपोज दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमने 5e की वैल्यू कैलकुलेट करी है, और कौन से नियम से करी हमने, यहां विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। अब हमें क्या लगाना है, गाउस का नियम। तो गाउस के नियम से गाउस का नियम क्या कहता है कि फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा क्यू। हम क्या करें, गाउस के नियम से इस गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करें। गाउस का नियम क्या था कि किसी भी बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आयतन में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग का सिग्मा क्यू का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुणा होता है। अभी यहां हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सिग्मा क्यू की। तो सिग्मा क्यू की वैल्यू देखिए कैसे आएगी, चूंकि गोलीय कोश को दिया गया संपूर्ण आवेश, मान लीजिए कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध है। भाई यहां ये जो चार्ज हमने दिया है ये सारा का है, इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर है। तो सिग्मा क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा क्यू क्या था गाउस के नियम में, बंद पृष्ठ द्वारा घेरा गया आवेश। सिग्मा क्यू बराबर कितना आ गया, क्यू। ये वैल्यू मैं वहां सब्स्टिट्यूट करूं तो फाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकंड। हमने क्या किया, फ्लक्स की परिभाषा निकाल के, फ्लक्स की परिभाषा से फाई निकाल लिया, उसके बाद गाउस का नियम लगा के फाई निकाल लिया। अब अगला काम क्या होता है हमारा, इन दोनों को इक्वल रखना, कंपेयर करवाना। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, वहां से क्या आ रहा है हमारे पास, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां से आ रहा है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू। हमें तो E की वैल्यू चाहिए, तो E इज इक्वल्स टू, इसको इधर भेज देंगे हम, 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर स्क्वायर। ये आपके पास क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं, K, इसलिए E बराबर क्या बन जाएगा, KQ अपॉन आर स्क्वायर। ये कहां विद्युत क्षेत्र आया है, इसके बाहर। जो आपने गोलीय कोश लिया है, इसके बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र आपके पास KQ अपॉन आर स्क्वायर। अगर इसको आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, E out is equals to KQ अपॉन आर स्क्वायर एंड आर कैप, जहां आर कैप क्या है, E वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो ये था आपके पास किसी गोलीय कोश के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। लेकिन ये तो अभी एक ही पॉइंट पर आया है, और ये तो अभी Q के फॉर्म में आ रहा है। इसको अभी मैं आवेश घनत्व की फॉर्म में और लिखता हूं। तो देखिए अब हम करेंगे आवेश घनत्व के रूप में। आवेश घनत्व कौन सा है, यहां पे पृष्ठीय,
आप ये भी कह सकते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में, क्योंकि ई आउट की जो वैल्यू है आपके पास दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या आप कह सकते हो कि k इज इक्वल टू 1/4πε0। सो ई आउट इज इक्वल टू 1/4πε0 एंड q अपॉन आर स्क्वायर। अभी हमने q की वैल्यू निकाली थी, तो गोलीय कोष के लिए जो सिग्मा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, q अपॉन 4π, यहां पे कैपिटल आर स्क्वायर लेना है, आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जो दिया गया आवेश है वो इस गोलीय कोष की बाह्य सतह पर वितरित हो रहा है और इसकी रेडियस कितनी है, r। तो जितना इसको आवेश दिया है वो, और अपॉन इसका जो क्षेत्रफल है वो 4πr स्क्वायर। यहां से हमें q की वैल्यू चाहिए, तो q आ जाएगा सिग्मा इंटू 4πr स्क्वायर। q की ये वैल्यू मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या आएगा आपके पास, E out is equals to 1/4πε0 r स्क्वायर, और q की वैल्यू कितनी आ रही है, सिग्मा इंटू 4πr स्क्वायर। 4π से 4π क्या हो जाएगा आपके पास, यहां कैंसिल, क्या आ गया, E out is equals to सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड r स्क्वायर अपॉन r। ये आपके पास किसके रूप में होता है, आवेश घनत्व के रूप में किसी गोलीय कोष के बाहर विद्युत क्षेत्र। अब हम पढ़ेंगे इसी का केस सेकंड, जब ये पॉइंट P, अब ये बाहर है, अब सेकंड जब ये कहां हो, इसकी सतह पर हो। केस सेकंड, अब हम क्या करेंगे, यदि पॉइंट P गोलीय कोष की सतह पर स्थित हो, देखिए ये हमारे पास क्या था, गोलीय कोष, इसकी रेडियस हमने कितनी मान रखी है, कैपिटल R। दिस वन इज सेंटर पॉइंट O। हमने जो चार्ज दिया है वो इसकी आउटर सरफेस पर, बाह्य सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मान लीजिए ये पॉइंट है यहां P, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है ड्यू टू दिस चार्ज स्फेरिकल सेल। इस गोलीय कोष के कारण हमें पॉइंट P पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो पहला काम हमारा गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना। तो देखिए हमें एक ऐसा गोलाकार गाउसियन पृष्ठ मानना है जिसकी सतह पर बिंदु P स्थित हो। तो हम क्या करेंगे, ये जो रेडियस थी आपके पास, ये स्मॉल r आ रही थी, ये जो डिस्टेंस है इसको हमने क्या मान लिया, एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ। ये लीजिए, इस बार हमने एक ऐसा गोलाकार गाउसीय पृष्ठ माना है जिसकी सतह पर ये पॉइंट P है। अब इस पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखें तो किधर होगी, इधर की तरफ। और ये जो आपके पास आपने क्षेत्रफल अल्पांश माना है ds, इसकी डायरेक्शन भी किधर होगी, इधर की तरफ। दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, ये ds वेक्टर। तो ये तो होगी इसकी डायरेक्शन।
यदि बिंदु P गोलीय कॉस की सतह पर स्थित हो। अगर इसकी सतह पर स्थित होगा तो क्या होगा, इस पॉइंट P की सेंटर से डिस्टेंस कितनी थी, स्मॉल r, और ये स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगी, गोलीय कॉस की रेडियस कैपिटल R के। तो इस स्थिति में क्या होगा, हमारे पास आ रहा था E out इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर। अभी हमें सतह पे याद करना है, तो E सतह के लिए क्या होगा, स्मॉल r की वैल्यू किसके इक्वल है, कैपिटल R के। तो आपके पास हो जाएगा E सरफेस, इसको हमने क्या नाम दे दिया, आप E सरफेस भी दे सकते हैं या E सतह भी लिख सकते हैं इसको आप, दैट इज KQ अपॉन R स्क्वायर। बस, अगर आपको क्या चाहिए, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म के लिए क्या करेंगे आप, E वेक्टर KQ R स्क्वायर, यहां क्या लगा देंगे, R कैप, जहां R कैप क्या है, E वेक्टर की डायरेक्शन में एकांक सदिश है। ठीक है, ये तो हमारे पास आवेश की फॉर्म में आ रहा है। अब मान लीजिए हमें आवेश घनत्व की फॉर्म में चाहिए, तो देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में हमें पता है कि जो E आउट आ रहा था उसकी वैल्यू आ रही थी हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, यही आ रहा था। अब हमें क्या करना है, सतह पर, तो सतह के लिए, या यदि पॉइंट P सतह पर हो तो, यदि बिंदु P सतह पर स्थित हो तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, कैपिटल R, ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो E सरफेस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, स्मॉल r की जगह हमने कैपिटल R लिख दिया, भाई ये स्मॉल r और कैपिटल R दोनों आ रहे हैं ना, इक्वल आ रहे हैं ना दोनों, तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, E सतह इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। इसको देख के याद आया कुछ, इससे पिछला एप्लीकेशन चालक प्लेट, वहां भी जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही थी, विद्युत क्षेत्र आ रहा था, वो कितना आ रहा था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जाहिर सी बात है कि ये जो गोलीय कोश है इसकी सतह कैसी होती है, चालक सतह होती है, मींस जो गोलीय कोश होता है वह चालक गोले की भांति भी व्यवहार करता है। अगर आपको यहां भी वेक्टर फॉर्म चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्या लगा देंगे आप, एम कैप लगा दो, आर कैप लगा दो, जो चाहे लगा दो, जहां एम कैप क्या है, की दिशा में एकांक सदिश। अभी हमें क्या करना है, ये हमारे पास केस सेकंड था, पॉइंट पी की अपन ने कितनी स्थितियां मानी थी, तीन, पहला बाहर, दूसरा सतह पर, तीसरा अंदर। तो फर्स्ट दो कंडीशन हम देख चुके, जब पॉइंट पी बाहर हो, जब पॉइंट पी सरफेस पर हो। अब हम नेक्स्ट केस थर्ड डिस्कस करेंगे, जब पॉइंट पी गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। केस थर्ड, यदि बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। देखिए बहुत मजेदार है, अब तो आप सीख भी चुके होंगे निकालना।
ये हमने फिर से एक गोलीय कोष मान लिया, इसकी जो रेडियस है कैपिटल आर, हमने इसको चार्ज दिया, इसकी आउटर सरफेस पर इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखिए हमें एक पॉइंट P ऐसा चाहिए जो इस गोलीय कोष के अंदर स्थित हो, ये मैंने मान लिया। अब ये पॉइंट P यहां आ गया, ये क्या है, पॉइंट आपका P, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ये सेंटर पॉइंट O। अब बताइए गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने का सबसे पहला काम क्या करना है हमें, गाउसियन पथ की परिकल्पना। तो हम क्या करेंगे, अगेन यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, स्मॉल आर। पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो सेंटर से हमेशा कितनी लेनी है आपको, स्मॉल आर। हम क्या करेंगे, इस स्मॉल आर डिस्टेंस को रेडियस मानकर और एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। ये लो जी, हमने क्या किया, इस स्मॉल आर को त्रिज्या मानकर और एक ऐसे गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना कर दी जिसकी सतह पर क्या है, पॉइंट P। अब यहां मैं अज्यूम कर सकता हूं कि मान लीजिए E वेक्टर इधर है ना, और ds की डायरेक्शन भी किधर आएगी आपके पास, इधर ही आएगी। तो E और ds दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। अब क्या करेंगे हम, वही पुराना काम करना है हमें। यदि अल्पांश क्षेत्रफल ds सदिश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना हो, d फाई E हो, तो d फाई E क्या आ जाएगा आपके पास, E डॉट ds। अगर आपको संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से देखना है तो अतः संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, कुल फ्लक्स के लिए आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ S एंड E डॉट ds। लेट्स सपोज दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड क्या है हमारा, गाउस का नियम लगाना। तो गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या कहता है कि बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई E इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑफ सिग्मा क्यू। अब यहां सारा खेल सिग्मा क्यू का है। अब आप सोचिए सिग्मा क्यू का मान यहां कितना होगा, सोचिए सिग्मा क्यू होता क्या है, पहले ये देखिए। सिग्मा क्यू होता है जो आपने गाउसीय पृष्ठ माना है उस गाउसीय पृष्ठ द्वारा घेरा गया आवेश, जो आपने बंद पृष्ठ माना है उस बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है। यहां आपने बंद पृष्ठ कौन सा माना है, ये वाला माना है। अब इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश देखिए कितना है। क्या आपको कोई आवेश नजर आ रहा है ही नहीं आवेश, तो क्योंकि सारा आवेश तो कहां है, इसके बाहर है, इसके अंदर कोई आवेश नहीं है। तो चूंकि गाउसीय पृष्ठ के अंदर आवेश अनुपस्थित है, दैट मीन्स सिग्मा क्यू इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा तो फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 0 एंड फाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। हमने क्या किया, फ्लक्स की परिभाषा से फ्लक्स निकाला, गाउस के नियम से फ्लक्स निकाला। अगला काम क्या है हमारा, दोनों को कंपेयर करना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, यहां से आ रहा है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ S
ई डॉट ds इज इक्वल टू, यहां से कितना आ गया 0। अब ये कब पॉसिबल है? यह तभी संभव है। अब देखिए, ये जो क्षेत्रफल अल्पांश है इसका मान तो 0 हो नहीं सकता, है ना। अब ये दो स्थितियों में संभव है, या तो इस ई का मान 0 हो या फिर ये दोनों परपेंडिकुलर हो। अगर परपेंडिकुलर होंगे, लंबवत होंगे, तो cos 90 आएगा। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। ये पूरा 0 हो जाएगा। लेकिन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ई वेक्टर और ds वेक्टर की डायरेक्शन तो यहां सेम है। तो यह तभी संभव है जबकि या तो ई वेक्टर परपेंडिकुलर क्या हो? ds वेक्टर हो, और या ई वेक्टर की वैल्यू कितनी हो? 0 हो। क्योंकि ई वेक्टर एवं ds वेक्टर तो कहां रहे थे? एक ही दिशा में है। अतः यह तभी संभव है जबकि E इज इक्वल टू कितना हो? 0। और इस E को हम क्या लिख सकते हैं? E in। अतः E in इज इक्वल टू 0। इसका मतलब गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो ये था आपके पास में किसी गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, जबकि कोई पॉइंट P इस गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, इस गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो और इस गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। अब यहां अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है? 0। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का कोई मैटर है ही नहीं। एक बार हम इसके रिजल्ट को देखते हैं। देखिए, अगर हम बाहर की बात करें तो यह आ रहा था KQ अपॉन R स्क्वायर, या पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में बात करें तो आ रहा था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड R स्क्वायर अपॉन R। अगर हम सतह की बात करें तो इसकी वैल्यू आ रही थी KQ अपॉन R स्क्वायर, या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम अंदर देखें तो इसकी वैल्यू आ रही थी आपके पास 0। ये हमारे पास तीनों स्थितियां आ गई। अगर हमें केंद्र पर ज्ञात करना हो तो ई केंद्र इज इक्वल टू, देखिए आपके पास क्या आ रहा था? आउट, बाहर क्या आ रहा था आपके पास? ई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। लेकिन क्या होगा? केंद्र के लिए कितना हो जाएगा? R की वैल्यू 0। तो ई केंद्र, ये तो आपके पास क्या आ रहा था? आउट। और ये वैल्यू अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 0। ई केंद्र कहां हो जाएगा आपके पास? 0। तो केंद्र कहां होता है? गोलीय कोश के अंदर ही है। तो जो रिजल्ट इसके लिए आ रहा है वही रिजल्ट इसके लिए आएगा। तो ये हमारे पास अलग अलग स्थितियों में किसी गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अभी हमें देखना है कि ये जो विद्युत क्षेत्र है ये गोले से दूरी पर किस प्रकार से डिपेंड करता है। तो गोलीय कोश के विद्युत क्षेत्र E की दूरी पर निर्भरता, ये हमारे पास कंप्लीट रिजल्ट है।
मान लीजिए इधर हमने माना है विद्युत क्षेत्र E, ये सेंटर पॉइंट O, और ये केंद्र से दूरी हमने मानी है स्मॉल r। अब हमें क्या करना है, तीन अलग अलग स्थितियों में ज्ञात करना है। तो तीन अलग अलग स्थितियों के लिए ये जो डिस्टेंस है इसे मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। मान लीजिए यहां जो स्मॉल r की वैल्यू है वो कितनी है, कैपिटल R। इससे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, और इधर की तरफ स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। इसका मतलब ये जो भाग है ये तो कहां है, गोलीय कोश के अंदर, ये सतह पर और ये बाहर। हमने देखा क्या था कि ये मान लीजिए आपके पास गोलीय कोश है, ये सेंटर पॉइंट O, यहां से यहां तक विद्युत क्षेत्र कितना आ रहा है आपके पास, 0। इस पॉइंट पर कितना आ रहा है, KQ अपॉन R²। और इससे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कितना आएगा, KQ अपॉन स्मॉल r²। इसका मतलब ये जो सतह है, इस सतह पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, अधिकतम होता है। क्योंकि देखिए यहां तो है ही नहीं, यहां से यहां तक तो विद्युत क्षेत्र कितना है, 0। यहां पे विद्युत क्षेत्र आया, ये कितना होगा, अधिकतम। और इससे आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो दूरी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो r² के तो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां मान लीजिए ये आपके पास है E सरफेस KQ अपॉन R²। तो इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई आपके पास यहां सतह पर, ES मैक्सिमम इज इक्वल टू KQ अपॉन R²। ये अंदर वाला सतह, ये अंदर वाला भाग है, तो यहां पर कितना होगा, विद्युत क्षेत्र जो आपके पास E इन है वो कितना रहेगा, 0। इससे आगे की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो विद्युत क्षेत्र R² के व्युत्क्रमानुपाती है। और व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ कैसे बनाते हैं हम, इस तरीके से। तो यहां क्या आ गया आपके पास, E out इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। तो ये था आपके पास गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन। यहां से आप क्या क्या निकाल पा रहे हैं कि किसी गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र 0, उसकी सतह पर अधिकतम, और गोलीय कोश की सतह से बाहर, गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र उसके केंद्र से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये था आपके पास गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम गाउस के नियम का पांचवा अनुप्रयोग करेंगे, समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले अभी हमने किया खोखला गोला, गोलीय कोश। अब हम पढ़ेंगे चालक गोला, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र चाहिए, तो एक हम क्या करेंगे, चालक गोला ड्रॉ करेंगे। ये क्या हमारे पास, गोला। इसकी जो रेडियस है वो अपन ने कितनी मान ली, कैपिटल R। ये आपके पास है कैपिटल R त्रिज्या का चालक गोला। इससे नेक्स्ट जो अनुप्रयोग है वो है अचालक गोला। अब दोनों में डिफरेंस आपको बताया था, चालक और अचालक में। चालक को दिया गया आवेश उसकी संपूर्ण बाह्य सतह पर वितरित होता है, जबकि अचालक को दिया गया आवेश जहां हम आवेश दे रहे हैं वहीं स्थिर रह जाता है। अभी हमारे पास क्या है, चालक गोला।
इसे मान लीजिए हमने प्लस क्यू आवेश दिया, तो ये प्लस क्यू आवेश क्या होगा, इसकी आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब ये गोला किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, ये जो चालक गोला है ये किसकी तरह व्यवहार करने लग गया, गोलीय कोष की तरह, क्योंकि गोलीय कोष को दिया गया आवेश भी उसकी बाह्य सतह पर वितरित था और यहां चालक गोले को दिया गया आवेश भी उसकी बाह्य सतह पर वितरित है। अब बात आती है कि अगर हम किसी चालक गोले को आवेश दें तो वो आवेश उसकी बाह्य सतह पर वितरित क्यों हो। देखिए मैं बात करता हूं किसी धात्विक गोले की, जितनी भी धातुएं होती हैं ये क्या करती हैं, विद्युत धारा का चालन करती हैं। एक्सेप्शन भी है, इसके अपवाद भी है, लेकिन सामान्यतः अधिकांश धातुएं क्या होती है, चालक होती हैं। और धातुओं का एक मुख्य गुण होता है कि इलेक्ट्रॉन दाकर धनायन बनाती हैं। इसका मतलब चालक गोले में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अभी जब तक हमने इसको ये अतिरिक्त आवेश नहीं दिया है, इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गति करते हैं, ये यादृच्छिक गति करते हैं, रैंडमली मोशन में होते हैं और इस प्रकार से गति करते हैं कि इस गोले के अंदर और बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, शून्य होता है। अब मान लीजिए आपने जो आवेश दिया है वो आवेश इसके कहा गया, अंदर आ गया। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है, दिया गया आवेश इसके अंदर आ गया, तो इस चालक गोले में पहले से ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन जो आवेश आप दे रहे हैं, धनावेश है तो ऋणावेश है तो उसके कारण इनके ऊपर क्या लगना चाहिए, बल लगना चाहिए। और जब बल लगेगा तो क्या होगा, ये गति करेगा। जब किसी भी आवेश पे बल लगेगा तो गति करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होनी चाहिए, और वो भी कैसे, बिना विभवांतर आरोपित किए। यहां हमने कोई विभवांतर नहीं लगाए, बावजूद उसके यदि इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होनी चाहिए। अब ऐसा होता थोड़ी ना, किसी भी चालक को जब तक उस पर हम विभवांतर आरोपित नहीं करते उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। इसका मतलब ये जो आवेश हम अतिरिक्त आवेश दे रहे हैं ये क्या है, अतिरिक्त आवेश है। एक तो वो आवेश है जो चालक गोले में पहले से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो है, और ये हम क्या दे रहे हैं, अतिरिक्त आवेश। तो ये अतिरिक्त आवेश एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, और प्रतिकर्षण जब इनके मध्य होगा तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षण में दूर हटते हैं, और ये दूर हटकर कहां जाते हैं, सतह पर आ जाते हैं। यही कारण है कि किसी भी चालक को दिया गया आवेश उसकी संपूर्ण बाह्य सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जब चालक गोले को दिया गया आवेश उसकी बाह्य सतह पर वितरित हो गया तो ये चालक गोला गोलीय कोष की भांति व्यवहार करता है। और जो रिजल्ट इसके आए थे, ई आउट KQ अपॉन R स्क्वायर, ई सरफेस KQ अपॉन R स्क्वायर एंड ई इन 0, यही रिजल्ट किसके लिए होते हैं, चालक गोले के कारण होते हैं। सेम ग्राफ, सेम मेथड, सेम रिजल्ट जो हमने गोलीय कोष के कारण पढ़ा है, खोखले गोले के कारण पढ़ा है, वही कंप्लीट किसके कारण होता है, चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र होता है। तो इस प्रकार से गोलीय कोष के कारण और चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक ही तरीके से ज्ञात की जाती हैं।